सास एक बोझ। एक कड़वा सच। रोहन को आज घर आने में देर हो गई थी। ऑफिस में काम इतना ज़्यादा था कि निकलते निकलते रोहन को 8 बज गए थे। ऑफिस से घर आने में उसे 1 घंटा लगता था। बला की ठंड थी और रोहन जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। फिर भी घर पहुंचते पहुंचते उसे रात के 9 बज चुके थे। रोहन जैसे ही घर पहुंचा तो सुनीता जी बर्तन साफ कर रही थी। अरे माँ, आप बर्तन क्यों धो रही हो? इतनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं पुराने ज़माने की हूँ और हमारे ज़माने में रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे। वही आदत पड़ी है। रसोई में झूठे बर्तन बड़ा बुरा माना जाता था, तो छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। यह कहकर सुनीता जी फिर से अपने काम में लग गई। तभी रोहन गुस्से से कमरे में जाकर अपनी पत्नी रूपाली को देखता है तो वह रजाई में बैठकर मोबाइल देख रही होती है। रोहन खून का घूंट पीकर चुपचाप वहां से आ जाता है और किचन में माँ के पास आकर कहता है, माँ चलिए आप हटाइए यहाँ से, मैं कर देता हूँ। बेटा, मेरा काम पूरा हो गया है, तू परेशान मत हो। माँ, आप मेरे साथ चलिए। रोहन माँ का हाथ पकड़कर उनके कमरे में लेकर आता है और माँ को बिस्तर में बैठा देता है और कहता है, माँ अब यहाँ से मत उठना, कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। ठीक है बेटा, अब तू आराम कर, तू भी थक कर आया है। ठीक है माँ। यह कहकर रोहन अपने कमरे में आ जाता है और रूपाली से कहता है, रूपाली यह क्या बदतमीजी है? माँ बेचारी इतनी ठंड में बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ रजाई में बैठकर आराम से मोबाइल देख रही हो, तो क्या हो गया? अगर बर्तन साफ कर रही है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? रूपाली चिल्लाकर बोलती है, मैंने कहा उनसे बर्तन साफ करने के लिए नहीं ना। अगर उन्हें ही अपने बेटे की नज़रों में महान बनने का शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी आप मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं भी तो पूरा दिन ठंड में काम करती रहती हूँ। वह तो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगा? आप तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं। अरे मम्मी का वैसे भी पूरा दिन पूजा पाठ में और बिस्तर में पड़े पड़े ही गुजरता है, और अगर उन्होंने 2-4 बर्तन साफ कर दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? रूपाली जानबूझकर इतनी जोर से कह रही थी कि दूसरे कमरे में बैठी हुई सुनीता जी के कानों को साफ सुनाई दे रहा था। कितना काम करती हैं वह, पौधों में पानी दे देती हैं, दोनों टाइम की सब्जी साफ करके साथ साथ काट देती हैं, बैठे बैठे धुले हुए कपड़े जमा करके उनको अलमारियों में लगा देती हैं, गेहूं साफ कर देती हैं, फटे हुए कपड़ों को ठीक कर देती हैं, यहाँ तक कि पोते को भी वही तैयार करती हैं। कभी कभी तो वह बाहर से सब्जी भी खरीद कर ले आती हैं, छोटे मोटे बर्तन भी साफ कर देती हैं, और घर में उनका पोते जो सामान बिखेर देता है उसको उनकी जगह पर रख देती हैं, और बहू बेटे के सामने ऐसे कह रही हैं जैसे वही सारा काम करती हैं। अब ज़्यादा काम उनसे होता भी नहीं था। उनके घुटनों और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, फिर भी सुनीता जी से जो होता है वह कर देती हैं। सुनीता जी की यह बातें सुनकर आंखें भर आती हैं, लेकिन उनका ठिकाना अब कहाँ है? क्या करें, जाए तो जाए कहाँ? एक बेटा है उनका और तीनों बेटियां अपने अपने घर की हो चुकी हैं। सुनीता जी अतीत में खो जाती हैं और उन दिनों को याद करती हैं जब वह गरीबी और बेबसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। पति की इतनी कमाई नहीं थी, 4 बच्चे थे जिनका पति की कमाई में खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल था। पति के साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी अपने बच्चों को पालने के में। कई बार तो उसने ऐसा समय भी देखा है कि जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था और माँ की ममता अपने बच्चों को भूखा देखकर तड़प जाती थी। जब उनके बच्चे घर में भूखे बैठे रहते थे और उनके पास खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं होता था तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। पूरे घर में एक बेचैनी के आलम में घूमती रहती थी। हर दीवार, हर अलमारी, हर जगह को तलाशती रहती कि कहीं कुछ मिल जाए।
मैं उसे बेचकर अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अपने बच्चों को भूखा देखकर उनकी ममता का सागर आंखों से बह जाता था। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके अपने बच्चों का पेट भर देती थी। खुद भूखी सो जाती थी पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती थी। आसपास के घर के कपड़ों सी देती थी ताकि उनके उस पास कुछ पैसे आ जाएं और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सके। गरीबी और बेबसी के कारण रोहन के पिता भी जल्दी ही अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सुनीता जी के कंधों पर आ गई थी। लड़कियां बड़ी थीं और बेटा छोटा था। लड़कियों को साथ लगाकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया और अपने घर का खर्च उठाया और सबको पढ़ाया और फिर धीरे धीरे एक एक बेटी की शादी की। रोहन को भी अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया ताकि कुछ काबिल बन सके और रोहन भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने भी दिल लगाकर पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद सुनीता जी को कुछ राहत महसूस हुई। नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद ही सुनीता जी ने रोहन की शादी कर दी थी। अभी तो उनके नौकरियों से परिवार में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। अभी तो उन्होंने थोड़े से अच्छे दिन देखे थे और अभी घर में बहू की जातियां शुरू हो गई थी। बहू को अपनी सास पसंद नहीं थी। वो कभी सास के पास भी नहीं बैठती थी, उनसे हमेशा दूर दूर रहती थी। सुनीता जी चुपचाप सब कुछ सह रही थी, अकेले में रो लेती थी पर अपना दिल हल्का कर लेती थी। रोहन अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, अपनी माँ को बहुत प्यार करता था क्योंकि रोहन ने बचपन से ही अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखी थी और उसकी माँ ने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है यह वह कभी नहीं भूलता था। अपनी बीवी रूपाली से वह बहुत परेशान था क्योंकि वह उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। रोहन ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को देखता था और उसके बाद अपनी बीवी रूपाली को और बच्चों को देखता था। यह बात भी रूपाली को पसंद नहीं थी। एक दिन रूपाली ने रोहन से कहा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। रोहन ने कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? रूपाली ने कहा, मैं सोच रही थी कि रीना दीदी तो अकेली रहती हैं, क्यों ना हम माँ को रीना दीदी के पास भेज दें रहने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बेटी के पास माँ कैसे रह सकती हैं जबकि उनके एक बेटा है? लोग क्या कहेंगे कि बेटा अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता होगा, इसलिए अपनी बहन के पास माँ को छोड़ आया, तो इसमें हर्ज ही क्या है? रूपाली गुस्से में बोली। वैसे भी वह तो अकेली ही रहती है, कौन से उनके जाने से उनको सहारा हो जाएगा। सास ससुर उनके साथ रहते नहीं हैं। बस करो, बस करो रूपाली, चुप हो जाओ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। तुमने अगर एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर रोहन गुस्से में कमरे के बाहर निकल आता है। बाहर खड़ी माँ के कानों में बहू की यह बातें पड़ जाती हैं। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर में उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 वर्ष निकाल दिए, आज वही घर अपना नहीं रहा। उनके सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा हो, हृदय के जैसे एक ही साथ हजारों टुकड़े हो गए हो। इस घर की एक एक दीवार से, एक एक ईंट से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। घर के एक एक कोने को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था और आज वह घर उनकी बहू छोड़ने के लिए कह रही है। यह सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस रोए जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वह कई घंटे तक अपने बिस्तर में पड़ी रोती रही। जब रोते रोते हुए थक गई तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और मन ही मन उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने हिम्मत करके अपनी बहू की माँ को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। बहू के घर वाले अच्छे थे। बहू की माँ भी एक संस्कारी महिला थी। उन्होंने सुनीता जी को सांत्वना दी
और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं कल आती हूँ, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने मुझसे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं कल आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। यह कहकर फ़ोन रख देती हैं। सुनीता जी को अब कुछ सुकून हो गया था। अपनी समधन की बातें सुनकर उधर रोहन गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, लेकिन उसका दिमाग गुस्से में उबल रहा था। वह तो गुस्से में एक दिशा की ओर चले जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे रूपाली का अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अब तो उसने हद ही कर दी थी। माँ को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। यह सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह कई घंटों तक ऐसे ही घूमता रहा और रात को देर से घर आया और आकर अपनी माँ को कमरे में जाकर देखा तो माँ सो रही थी। वह भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह बहू की माँ अपना ब्रीफ केस लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। माँ को अचानक देखकर रूपाली घबरा जाती है और पूछती है, मम्मी क्या बात है? सब खैरियत तो है, आप अचानक कैसे? रूपाली की माँ कहती है कि तेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया कि मैं तेरे ही पास रहूंगी। रूपाली की माँ रोने सा मुंह बनाकर कहती है, अपनी बेटी के घर जाकर रहो। और आज का यह सुनते ही रूपाली गुस्से में कहती है, भाभी की इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को घर से निकाल लेंगी? उन्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? जिस घर में मेरी माँ ने इतनी जिंदगी गुजार दी, भाभी उस घर से मेरी माँ को निकाल रही हैं। मेरी माँ भाभी को इतना चाहती हैं, उनके कामों में भी हाथ बटाती हैं, तब भी वह ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? रूपाली अपनी सास के साथ ऐसा स्वभाव से अनजान होकर ये सब बातें बोले जा रही थी। तभी उसे अपनी कहे जाने वाली बातों पर एहसास हुआ। यह सुनकर रूपाली की माँ कहती है कि जैसे तुझे शर्म नहीं आ रही है अपनी सास को उसकी बेटी के घर पर भेजते हुए, ऐसे ही उसको भी शर्म नहीं आई तुझे मुझे तेरे घर भेजते हुए। रूपाली को पहले ही अपनी बोली बातों पर एहसास हो रहा था। रूपाली अपनी माँ की यह बातें सुनकर और भौचक्की रह जाती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। रूपाली की माँ आगे कहती है, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? क्या मैंने तुझे यह सिखाया था कि ससुराल? क्या मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू एक दिन ससुराल में जाकर मेरी नाक कटाएगी? अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव। रोहन और सुनीता देवी यह सब बातें सुन रहे होते हैं। सुनीता जी कहती हैं कि मैं रूपाली को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह मुझे क्यों पसंद नहीं करती, क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। मैं इसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। रोहन कहता है, सासू माँ, मेरी माँ ने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। हम लोग को पालने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी है, और अगर ऑफिस से घर आने के बाद मैं पहले अपनी माँ के पास चला जाता हूँ तो यह भी इसे बुरा लगता है। इसमें गलत क्या है बताइए? रूपाली जो पहले ही चुपचाप सिर झुकाए यह सब बातें सुन रही होती है, अपने किए पर शर्मिंदा थी। रूपाली की माँ बोलती है, जो तू अपनी सास के साथ करना चाहती थी, अगर वही तेरी माँ के साथ हो जाए तो फिर क्या करेगी? तो ये सुनकर रूपाली और भी शर्मिंदा हो जाती है। माँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। रूपाली अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रूपाली की माँ सुनीता जी से कहती हैं, सुनीता जी, एक बार मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर सुनीता जी कहती हैं, रूपाली मेरी भी बेटी की तरह है, मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ। रूपाली की आंखों में प्रायश्चित के आंसू आ जाते हैं। सुनीता जी रूपाली को उठाकर गले से लगा लेती हैं। रोहन यह सब देखकर बहुत खुश होता है
और अपनी सासू माँ का धन्यवाद करता है। उसकी सासू माँ कहती हैं, रोहन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। रूपाली और उसकी सास को गले मिलते देखकर रूपाली की माँ भी बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी अपने घर को लौट जाती हैं। अब सुनीता जी और रूपाली दोनों प्यार से मिलकर रहती हैं और रूपाली अब सुनीता जी को अपनी माँ की तरह मानने लगती है। पता नहीं हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। घर के बुजुर्गों को हम बोझ समझने लगे हैं और उनसे दूर दूर भागने लगे हैं, जबकि सच यह है कि बुजुर्गों के बिना कोई घर नहीं। जिसमें घर में कोई बड़ा नहीं होता उस घर में दिल भी नहीं लगता। दीवारों के साथ इंसान का दिल नहीं लगता, इंसानों के साथ ही दिल लगता है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो कृपया उनको बोझ ना समझे, उनको प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वह हकदार हैं। कभी बुजुर्गों के साथ बैठकर तो देखिए। जीवन का जो आनंद बुजुर्गों के साथ बैठकर आता है वह आपको मोबाइल या किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।